बहू या नौकरानी। पूरे 6 साल बाद रमेश अमेरिका से लौटा था। वह अमेरिका में एक कपड़े बनाने वाली कंपनी के लिए रमेश काम करता था। रमेश अपने देश अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही रमेश की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नज़र आई। लेकिन उसकी नज़रें पुष्पा को खोज रही थी। वो सोचने लगा कि यह पुष्पा मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। रमेश एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने पुष्पा के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। रमेश अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी, कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। रमेश अपने परिवार वालों से मिलकर बहुत खुश था, लेकिन यह बात कि पुष्पा उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वह सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 10 साल बाद वापस आ रहा हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए रमेश उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुनकर पुष्पा बालकनी में आकर खड़ी हो गई और रमेश की तरफ देखने लगी। रमेश भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नज़रें घुमाई, जैसे वह पुष्पा को ही देखना चाहता हो। रमेश से नज़रें मिलते ही पुष्पा के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। रमेश भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। पुष्पा सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बात करने के बाद रमेश पुष्पा को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप ही आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वो। रमेश यही बात दूसरी बार पुष्पा के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा, उसको इतना काम आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। रमेश अपने परिवार वालों से बातचीत में मग्न हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी रमेश को मिलने आते रहे और पुष्पा को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही काम करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली पुष्पा इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवा पुष्पा के। रमेश चाहता था कि पुष्पा भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद पुष्पा ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त रमेश और पुष्पा अच्छे से मिल पाए। रमेश पुष्पा के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता है, इसलिए उसने पुष्पा को परेशान न करने का फैसला किया और उसने सोने दिया। पुष्पा सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो पुष्पा तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। रमेश कब सो गया
उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगे तो रमेश उठा और पुष्पा को पुकारने लगा। जब पुष्पा पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। रमेश बाद में पुष्पा को देखने लगा तो पुष्पा उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब रमेश सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि पुष्पा ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं आज देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। रमेश अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि पुष्पा से ज़्यादा काम न कराया करो। इसलिए अब उसने खुद ही पुष्पा की मदद करना शुरू कर दिया था। रमेश के हाथ बटाने से पुष्पा को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले यहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। रमेश ने कुछ दिनों में ही यह महसूस कर लिया था कि पुष्पा अब वो पुष्पा नहीं रही जिसे रमेश शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और ये पुष्पा तो बिल्कुल चुपचाप है और गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। रमेश पुष्पा को और उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। रमेश का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिल के रमेश को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना देख रहा हो तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते बर्तन धोते देखे तो अच्छा थोड़े ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर पुष्पा को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। रमेश हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानते आया था। जिस तरह से सब ने रमेश को समझाया था, रमेश भी उनकी बातों में आ गया। अब रमेश पुष्पा की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने रमेश को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। रमेश ने अब घर से ही कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिए। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और एक बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना रमेश कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी न था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद रमेश ने यह फैसला किया कि अब वह पुष्पा के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर पुष्पा भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने प्रोडक्ट बेचना जारी रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी रमेश को इजाज़त दे दी। रमेश चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब पुष्पा नौकरी करती और रमेश घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। पुष्पा घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की रमेश के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी पुष्पा का हाथ न बटाया करता। रमेश अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही मसरूफ़ रहता। कभी कभी पुष्पा उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले नहीं जाता। पुष्पा तो बीमार थी, लेकिन एक बार रमेश भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में रमेश के पास सिर्फ पुष्पा थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए। उसका सहारा बनने के लिए
उसकी तकलीफ़ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे रमेश को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो पुष्पा के साथ जिंदगी भर यही किया है। क्या वो पुष्पा का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही तो नहीं था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरे के बहकावे में आकर उसे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि पुष्पा के खुद अपने मुंह में कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वो नज़रअंदाज करता आया था। रमेश को अब अपना दर्द पुष्पा के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को न बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू रमेश की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए पुष्पा से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फर्क होता है जितना सिर्फ वादा करने और सचमुच वादा निभाने में होता है। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।